इस मानवा का स्टार्ट होता है एक ऐसे वर्ल्ड से जो किसी रीजन की वजह से बिल्कुल तबाह हो गया था। यहाँ पे ना था कोई ह्यूमन ना था कोई एनिमल, हमें चारों ओर यहाँ पे तबाही दिखाया जाता है। अब इसी वर्ल्ड के एक सिटी में जो बिल्कुल तबाह हो गया था, उसी के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ था जो खुद के ही दिमाग में कहता है कि वो कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसका जो अंत है वो इतनी जल्दी आ जाएगा। अब हम लोग देख पाते ये लड़का बहुत ज्यादा इंज्योर्ड है, इसके फुल बॉडी से ब्लड निकल रहा था एंड ये जो वेपन खुद के हाथ में लेके खड़ा हुआ था वो भी लगभग टूट ही गया था। बट वो इस वेपन के हेल्प से ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़ा हुआ था। अब ये जो लड़का ये है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वेन यू। अब ये एक लेवल 4 वॉरियर है जिसको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को सौंपा गया था जिसे वेन यू को कंप्लीट करना था। बट यहाँ पे उसे ये नहीं पता था कि इसी मिशन की वजह से ये आज उसका आखिरी दिन होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि वेन यू का जो टीम है उसको यहाँ पे धोखे से लाके एक लेवल 5 म्यूटेटेड मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ दिया गया था। अब उनका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, इस मॉन्स्टर को एक ट्रैप में लोअर करके लाना। बट ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वेन्यू का जो पूरा टीम था वो सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे गए एंड वेन्यू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। जो मेन फोर्स था उन्होंने भी यहाँ पे वेन्यू के टीम को बिल्कुल बिट्रे किया एंड उनको ऐसे ही मरने दिया। अब वेन्यू भी यहाँ पे ये सोचता है कि यहाँ पे वो लोग सिर्फ बेट का ही काम किए, बट वैसे भी ये सब कुछ उसके लिए अच्छा ही हुआ है बिकॉज एडस वर्ल्ड को बचाने के लिए और कुछ रहा नहीं है उसके पास। एंड वो खुद से ही कहता है कि उसे अब और लड़ाई नहीं करना एंड ये जो डूम्सडे वाला खेल है वो अब ये खत्म करना चाहता है। तभी वो खुद के पावर को फिर से अनलीश करता है। अब उसके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ था वही लेवल 5 का म्यूटेटेड मॉन्स्टर। अब ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से जनवू को बहुत ज्यादा घायल कर दिया। उसी वजह से जनवू के मुंह से भी अभी ब्लड निकलने लगा। इस मॉन्स्टर के एक ही उंगली का अटैक जनवू के आर पार हो गया। फिर अचानक से सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं वैनू एक कमरे में नींद से उठा है। अब खुद को जिंदा देख के वैनू यहाँ पे थोड़ा सा शॉक था। वो खुद के दिमाग में सोचते कि अभी तक वो अलाइव कैसे है। पर जब उसकी नजर उसके पास रखे हुए घड़ी पे पड़ता है तब वो देख पाता है कि आज का डेट है 25 मई 2117। अब ये डेट देख के वो खुद के दिमाग में सोचता है कि ये क्या एक साल पहले का डेट है? क्या वो यहाँ पे एक साल पहले फिर से आ गया है? मतलब उसका रिग्रेशन हुआ है। अब वो खुद के फोन में जो मैसेजेस हैं वो सबको भी देखता है। वहाँ पे हर एक मैसेज में लिखा हुआ था कि वैनवू को यहाँ पे ओवर टाइम करना पड़ेगा एंड उसका जो कंपनी है उसका बॉस भी यहाँ पे उसे वर्क में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। वैनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा सोचने लगता है कि ओवरवर्क। बट उसे जितना तक पता था जब से इस वर्ल्ड पे एपोकलिप्स आया तब से उसका जो कंपनी था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी वजह से वो कंपनी भी बंद हो गया। अब ये सारा का सारा चीज देख के जनू ये तो समझ पाता है कि वो एक साल पहले खुद के ही बॉडी पे रिग्रेस हो गया है एंड ये सब कुछ सोचते ही वो हंसने लगता है एंड वो खुद को ही कहता है कि उसे एक और चांस मिला है इस वर्ल्ड पे जिंदा रहने के लिए एंड वो इस चांस को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगली बार की तरह नहीं कि एक कमजोर का लाइफ जीना। अब इस बार वो किसी भी कीमत पे खुद को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना चाहता एंड इस बार उसे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा उनके मुताबिक। एंड वैनू अभी खुद का डेस्टिनी को खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। अब ये जो 25 मई है ये है इस वर्ल्ड का लास्ट डे। मतलब इसी दिन से इस वर्ल्ड पे एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो गया। अब जनवू को सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम को लेते हुए इस वर्ल्ड पे सरवाइव करना है एंड जितना टाइम जाएगा उतना ही जनवू के साथ इस वर्ल्ड के बाकी लोगों का जो पावर गैप होगा वो भी बढ़ता रहेगा बिकॉज जनवू यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से। ये बहुत ही अच्छा चीज है बिकॉज जनवू के पास अभी भी खुद का जो प्रीवियस लाइफ का मेमोरीज है वो सब कुछ एज इट इज है। तो जनवू को यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है इस वर्ल्ड पे एंड वो इस वर्ल्ड पे कैसे सरवाइव करेगा। तभी अचानक से उसे खुद के ही घर के दरवाजे पे बहुत जोर से नॉक सुनाई देता है। अब बहुत सारे लोग उसके घर के दरवाजे के बाहर चीखने लग गए थे एंड वो एक दूसरे को कह रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उस दरवाजे को तोड़ के वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज आ जाता है। अब वैनहू यहाँ पे रेडी था इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। वो सूट अप हो जाता है एंड खुद के स्वॉर्ड को ले लेता है। अब ये जो ज़ॉम्बीज है ये एक टाइप के ऐसे क्रिएचर है जिस
जो डार्क मैटर मतलब डार्क पावर के कंट्रोल में आके ह्यूमंस को करप्ट करने की वजह से हुआ है। अब इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार के जनवो को यहाँ से पॉइंट मिलेगा एंड यही सारे ज़ॉम्बीज इस एपोकलिप्स का बिगिनिंग था, जो इस एपोकलिप्स का शुरुआत को अनाउंस किया था ह्यूमन के बीच में। बट यहाँ पे एक अच्छा चीज था कि वैनवू ऑलरेडी इस सिचुएशन को भापते हुए यहाँ पे वेपन्स को तैयार करके रखा था। अगर उसके पास ये वेपन्स नहीं रहता तो इन सारे ज़ॉम्बीज से लड़ना भी उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता। तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसे इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज का जो कमजोर हिस्सा है वो पता था, तो यहाँ पे वो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ही आसानी से मार सकता था। एंड वो यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा इजीली एंड बहुत ज्यादा स्पीड से मार भी देता है उसके कोर के ऊपर अटैक करके। अब मारने के बाद ही वैनवू को यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। अब वो खुद के ही अंदर कहता है कि प्रीवियस लाइफ की तरह इस बार भी इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार के वो पॉइंट्स को कमा सकता है। अब ये जो एपोकलिप्स है ये इस वर्ल्ड के आने के टाइम पे ये वर्ल्ड पूरी तरीके से कियोटिक सिचुएशन से भर गया था। तब से इस वर्ल्ड पे जो मनी था वो बिल्कुल वर्थलेस हो गया था। एंड एपोकलिप्स आने के साथ साथ यहाँ पे नया रूल्स तैयार हुआ इस वर्ल्ड पे सर्वाइव करने के लिए। एंड एक ऐसा टाइम आया जब इस वर्ल्ड पे एक एक्सचेंज सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ एक्सचेंज पिलर के सहायता से। अब ये जो पॉइंट्स है ये सब कुछ ऑब्टेन करने के लिए किसी प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड क्रिएचर्स को मार के ही मिल सकता था। वो लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते। अब कोई प्लेयर अगर यहाँ पे इन एक्सचेंज पिलर को टच करता है तो वो इन एक्सचेंज पिलर में खुद के पॉइंट से बहुत सारे आइटम्स को ले सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा पावर मिलेगा। या फिर आइटम छोड़ के भी वो यहाँ पे कोई भी एक क्लासेस में स्विच कर सकता है। अब यहाँ पे 3 मेजर क्लासेस थे। सबसे पहला था वॉरियर, दूसरा था आर्चर, तीसरा था मेज। अब कोई नॉर्मल ह्यूमन प्लेयर अगर यहाँ पे कोई भी क्लास में स्विच करता था तो उसका जो स्ट्रेंथ था वो पहले से दुगना हो जाता था, जिसकी वजह से वो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड क्रिएचर से बहुत ही आसानी से लड़ सकता था। एंड यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे हिडन रेयर क्लासेस भी थे जो इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर वो किसी प्लेयर को मिल जाता तो उसका पावर गैप दूसरे प्लेयर से बहुत ज्यादा होता था एंड वो यहाँ पे और भी ज्यादा मिस्टेरियस एंड पावरफुल एबिलिटीज को पोजेस करते थे। अब जनवो को यहाँ पे पता है कि उसके पास्ट में यही टाइम पे सबसे ज्यादा नियरेस्ट एक्सचेंज पिलर कहाँ पे था, बट वहाँ पे पहुंचने के लिए वैनवो को खुद के रास्ते पे आए हुए सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारना था। अब उसके अपार्टमेंट से बाहर निकलती उसे एक बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलता है एंड इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को वो बहुत ही आसानी से मार देता है। एंड उसे पता था कि यहाँ पे उसे 10 पॉइंट बहुत ही आसानी से कलेक्ट हो जाएगा इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए। अब वो अभी के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए उसका जो स्ट्रेंथ है वो पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा कम था, बट उसका जो मेमोरी था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे खुद का बहुत सारा टेक्निक्स याद रहता है, जिसे यूज करके वो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद ही अचानक से उसके सामने एक म्यूटेटेड क्रिएचर आ जाता है, जिसे देख के उसे तो पहले लगता था कि एक डॉग है, बट फिर उसे पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा हायर लेवल का म्यूटेटेड क्रिएचर है एंड वो इसके साथ अभी तो लड़ाई नहीं कर सकता बिकॉज अभी तक उसने कोई भी क्लास में स्विच नहीं किया एंड उसका नॉर्मल बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो इस क्रिएचर का नॉर्मल अटैक्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वैनवू को बहुत ही जल्दी खुद को कोई भी क्लासेस में स्विच करना है एंड वो वहां से भागने लगता है एंड वो डिसाइड करता है अभी के लिए वो इस क्रिएचर से डायरेक्टली लड़ाई नहीं करेगा। अब वैनवू को भागते हुए देख के वो क्रिएचर भी वैनवू के पीछे दौड़ने लगता है एंड उसका पीछा करता है। अब वैनवू यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उस मॉन्स्टर का अटैक्स को डॉज कर रहा था, बट अचानक से वो मॉन्स्टर वैनवू को पकड़ के उसके लेग पे काट देता है। तो हम लोगों ने खुद के प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कैसे वैनवू के ऊपर वो म्यूटेटेड बीस्ट अटैक कर देता है। अब ये म्यूटेटेड बीस्ट वैनवू के एक लेग को बहुत ही ज्यादा जोर से काट लेता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा दूर जाके फेंकता है। अब ये बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वैनवू को अभी तक कोई भी क्लास नहीं मिला था जिसकी वजह से उसका जो नॉर्मल बॉडी है वो इस बीस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए केपेबल नहीं है। अब वैनवू भी ये देखता है कि ये बीस्ट हमेशा वैनवू के ऊपर नजर रख के मौका मिलते ही अटैक कर रहा है। अब ये देख के वैनवू पहले तो थोड़ा सा डरता है, बट यहाँ पे वो खुद के ही मन में कहता है कि वो इस डॉग के साथ एक फाइट दे के बिना मरेगा नहीं। तभी अचानक से वो डॉग वैनवू के ऊपर से जंप करके उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अब ये देख के वैनवू तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उस डॉग ने यहाँ पे उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। अगर ये डॉग वैनवू के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है तो क्या वो यहाँ पे कुछ चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या वो यहाँ पे वैनवू को उस कॉन्वीनियंस स्टोर में जाके समनिंग पोर्टल को यूज करने से रोक रहा है। तभी वो अचानक से उस डॉग के पीछे एक पोर्टल देखता है। अब इस पोर्टल का नाम है ट्रेजर लैंड। अब वैनवू के पास्ट लाइफ में जब वो इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में था तब इस तरीके का बहुत सारे पोर्टल्स वर्ल्ड के इधर उधर स्पॉन होता था। अब इन सारे के सारे पोर्टल्स का कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं था एंड उसके साथ साथ कहीं पे भी किसी टाइम पे ये लोग
ये पोर्टल ओपन हो सकता था। एंड यहाँ पे वैनवू को एक ट्रेजर पोर्टल मिलना उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब वैनवू भी सोचता है कि अगर वो इस ट्रेजर पोर्टल के अंदर चला जाता है तो उसे ट्रेजर लैंड से बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेगा, जैसे आर्टिफैक्ट्स, स्किल्स वगैरह वगैरह। बट वहाँ पे उसे रेयर क्लास भी मिल सकता है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है। एंड अभी के लिए वैनवू को उस समनिंग पिलर के पास जाने से अच्छा है वो इस पोर्टल के अंदर घुस जाए। अब ये जो म्यूटेटेड बीस्ट है ये प्रोबेबली इस पोर्टल को पहले ढूंढा था एंड वो इस पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे किसी को भी वो इस पोर्टल के अंदर जाने से रोक रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से एंटर कर सकता है, तो वो भी जितना भी कोशिश कर ले वो कभी भी इस पोर्टल के अंदर नहीं जा सकता। तभी अचानक से वो म्यूटेटेड बीस्ट जनू के ऊपर गुस्से से देखता है। अब जनू जब ये नोटिस करता है तो वो समझ पाता है कि म्यूटेटेड बीस्ट शायद से समझ गया है जनू का इंटेंशन, इसीलिए वो म्यूटेटेड बीस्ट डायरेक्टली जनू के ऊपर जंप करके उसके ऊपर एक अटैक देता है। अब जनू भी यहाँ पे उस म्यूटेटेड बीस्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से जनवू के एक हाथ को काट के उसके बॉडी से अलग कर देता है। अब इसकी वजह से जनवू को बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था उसके लिए। बट यहाँ पे वो म्यूटेटेड बीस्ट यहीं पे नहीं रुकता, वो फिर से जनवू वैनवू के ऊपर एक और अटैक देता है। इस अटैक से वैनवू थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। अब यहाँ पे वैन वो थोड़ा सा खुद के बॉडी को काम डाउन करता है, खुद के माइंड को कहता है कि वो अगर लेवल अप कर पाए तो उसके हाथ को रीजनरेट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड अगर वो इस पूरे की पूरी सिचुएशन से बचना चाहता है, डॉग्स के अटैक से बचना चाहता है, तो उसे इस पोर्टल के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये उसके लिए एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे। तभी वैन वो यहाँ पे उस पोर्टल की तरफ दौड़ने लगता है। अब डॉग भी वहाँ पे वैनू के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक देता है, बट वैनू उसके ऊपर से जंप करके उस पोर्टल के सामने आके लैंड होता है। अब वो उस पोर्टल के अंदर जा ही रहा है, तभी अचानक से वो डॉग वैनवू के एक लेग को पकड़ के उसे काट लेता है। तभी वैनवू यहाँ पे ये देख के खुद के शॉर्ट को निकाल के खुद के लेग को ही काट देता है खुद के बॉडी से, एंड फिर उस पोर्टल की तरफ जंप कर जाता है। पोर्टल के अंदर घुसते ही वो एक ट्रेजर लैंड के अंदर चला आता है, जहाँ पे बीच में उसे चेस्ट दिखता है। इस चेस्ट में उसे बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें मिलने वाला था। अब इस चेस्ट को ओपन करते उसे वहाँ पे एक ब्लैक स्क्रोल मिलता है। अब ये जो स्क्रोल है ये है एक स्पेशल क्लास का स्क्रोल, जिसे एब्सॉर्ब करते ही जनवू को एक स्पेशल क्लास मिलेगा। अब जनवू भी खुद के दिमाग में सोचता है कि इस ब्लैक स्क्रोल से उसे किस टाइप का स्पेशल क्लास मिलने वाला है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी स्पेशल क्लासेस हैं जिसका पावर लेवल ऑर्डिनरी क्लासेस से बहुत ज्यादा कम है। अगर उस टाइप का स्पेशल क्लास जनवू को मिलता है तो वो जनवू के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अब उसे टच करते ही वो स्क्रोल जनवू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एब्जॉर्ब होते ही जनवू ये नोटिस करता है कि उसका जो हाथ एंड पैर कट गया था वो दोनों ही फिर से रीजनरेट हो जाता है एंड उसके सारे के सारे इंजरीज हील हो जाता है। एंड उसके साथ साथ उसे एक नया क्लास मिलता है जिसका नाम है सोल मास्टर। इस क्लास को मिलते ही उसे बहुत सारे स्किल्स मिलता है, जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल था सोल रेल्म। ये जो सोल रेल्म है ये उसके बॉडी के अंदर बना हुआ एक एरिया है जहाँ पे वो बीस्ट को स्टोर करके रख सकते। इस स्किल के हेल्प से वो बहुत सारे बीस्ट को समन कर सकता है। उसका जितना ज्यादा लेवल अप होगा उतना ही ज्यादा उसके बॉडी के अंदर सोल रेल्म का नंबर्स बढ़ता रहेगा। अभी के लिए उसके पास सिर्फ एक ही सोल रेल्म है, जिसकी वजह से वो एक व्हाइट कलर बीस्ट को समन करता है। इस बीस्ट के पास भी बहुत सारे पावरफुल एट्रीब्यूट्स था, तो अभी के लिए ये बीस्ट जनू के बॉडी के अंदर चला जाता है। अब जनू के बॉडी के अंदर जाते ही इस बीस्ट का जो स्टैट्स था वो जनू के स्टैट्स के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जनू का जो पावर है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से दुगना हो जाता है और उसका स्टैट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये देख के जनू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बिकॉज उसके प्रीवियस लाइफ में उसने जितने सारे रेयर क्लासेस को देखे उनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास उसे यही लगता है, एंड ये बहुत ज्यादा रेयर क्लास है। इवन जनवू को खुद के प्रीवियस लाइफ में भी यही याद नहीं था कि उसने कब इस टाइप का रेयर क्लास को देखा है। अब उसका पावर अप होने के बाद वैनवू पोर्टल की तरफ देख के ये सोचता है कि वो डॉग शायद से अभी भी इस पोर्टल के बाहर है, बट वैनवू का पावर दुगना होने की वजह से अब ये बहुत ही ज्यादा आसानी से उस डॉग को हरा सकता है। तो अभी वो ये डिसाइड करता है कि वो इस पोर्टल से बाहर जाके उस डॉग से लड़ेगा। अब इस पोर्टल के सामने वो डॉग अभी तक वैनवू के लिए वेट कर रहा था। वो खुद के नजर को पोर्टल के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ रखता है। तभी उस पोर्टल से अचानक से वैनवू बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलता है। अब उसे देखते ही ये डॉग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट अभी वैनवू इस डॉग को देख के डरता नहीं। अब वो इस बीस्ट को शुक्रिया अदा करता है, बिकॉज इस बीस्ट की वजह से आज वैनवू को एक ट्रेजर लैंड पे जाने का मौका मिला, एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया स्किल भी हासिल किया। एंड इस
रेयर टाइप के क्लास के हेल्प से वैनवू अभी बहुत सारे चीजों को बहुत ही इजीली अचीव कर सकता है। अब ये डॉग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो डायरेक्टली वैनवू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। अब वैनवू भी उस डॉग के ऊपर अटैक करता है, बट उसके अटैक का इस डॉग के ऊपर उतना ज्यादा कोई असर नहीं होता। अब ये देख के वैनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, एंड वो भी सोचने लगता है कि यार ये डॉग इतना ज्यादा पावरफुल है, एंड यहाँ पे दुगना पावरफुल होने के बावजूद ये इनफ नहीं है इस डॉग को डिफीट करने के लिए। इसी वजह से वैनवू अभी खुद का बैटल फॉर्म को एक्टिवेट करता है। अब इस बैटल फॉर्म को एक्टिवेट करने के बाद वैनवू के बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आ जाता है, एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड से एंड खुद के पावर को यूज करते हुए इस बीस्ट के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है। अभी ये जो डॉग है ये उन सारे अटैक्स को खाने की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब वैनवू भी देखता है कि उसका जो फर्स्ट स्किल था वही स्किल इतनी जल्दी इस क्लास रैंक का है। अब इस बीस्ट के मुंह से ब्लड तो निकल रहा था, बट ये बीस्ट अभी तक मरा नहीं था। अब वैनवू ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज इतना ज्यादा पावरफुल अटैक्स उसके ऊपर करने के बावजूद ये बीस्ट अभी तक मरा नहीं, बल्कि ये बीस्ट फिर से उठ खड़ा होता है। इस बीस्ट के अंदर भी एक एस रैंक स्किल था जिसका नाम था ग्रोथ। अब वो खुद के एस रैंक स्किल को एक्टिवेट करते ही वैनवू के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वैनवू खुद के दिमाग में सोचता है कि इसका जो ये एस रैंक स्किल है इसकी वजह से ये फ्यूचर में अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, मतलब इसका जो ग्रोथ होगा वो अनलिमिटेड होगा, इसलिए फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन दो अभी इसका जो स्किल्स लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 है। अब ये सब कुछ देख के वैनवू यहाँ पे इस एरिया से रिट्रीट करने का सोचता है, बिकॉज इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट से लड़ाई करना अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वो दौड़ के जाके उस कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे को बहुत ही ज्यादा जोर से बंद करता है। अब उसे टकराने से ये बीस्ट के ऊपर बहुत सारा कन्वीनियंस स्टोर का मलबा गिर जाता है, इसकी वजह से वो वहीं पे फंस जाता है। बट वैनवू यहाँ पे इस बीस्ट से बच गया था। अब इस बीस्ट का जो एस क्लास एबिलिटी है, उस एस क्लास एबिलिटी की वजह से अगर वैनवू इसके ऊपर बहुत सारा अटैक्स भी करे एंड उसे इंज्योर भी करे, तब भी ये बीस्ट उससे रिकवर होके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वैनवू इस बीस्ट के हाथों से मारा जाता। बट यहाँ पे एक वियर्ड चीज भी था, ये जो बीस्ट है ये बीस्ट वैनवू का जो प्रीवियस लाइफ था तब अपीयर नहीं हुआ था। ये सोच के वैनवू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट वो इस चीज के बारे में उतना ज्यादा ना सोच के खुद के नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसे याद था कि 3 दिन बाद इस एपोकलिप्स के वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजरलैंड पोर्टल ओपन हुआ था डिनबिन पार्क के पास, एंड उस पोर्टल के अंदर बहुत सारे स्किल्स, आइटम्स एंड रेलिक्स भी था। एंड अभी वैनवू उस पोर्टल के अंदर जाना जाता है। उसका प्रीवियस लाइफ का मेमोरीज होने की वजह से इस वर्ल्ड में वो बहुत सारे चीजों को पहले ही जान चुका है, तो अभी वो दूसरे सारे के सारे प्लेयर्स से हमेशा बहुत ही ज्यादा कदम आगे रहेगा खुद के प्लान्स में। अब ये जो लास्ट ट्रेजर ट्रोव है, इसके अंदर घुसने से पहले वैनवू को सबसे पहले एक्सचेंज पिलर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज वहां से उसे बहुत सारे आइटम्स को खरीदना है जो बाद वाले टाइम के उसके लिए यूजफुल रहने वाला है। बट वो जब उस एक्सचेंज पिलर के पास पहुंचता है तो वहां पे देखता है हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज गैदर हुआ है वहां पे। अब वो खुद के ही दिमाग में सोचता है ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये बुरी तरीके से ज़ॉम्बी से इन्फेस्टेड हो चुका है, एंड यहाँ पे जो लोग वैनवू के अपार्टमेंट से खुद के बहादुरी को दिखाते हुए इस एरिया में आता है उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया इतने सारे ज़ॉम्बीज से। बट यही एकमात्र रास्ता है जिससे वैनवू उस एक्सचेंज पिलर के पास पहुंच सके। अब वैनवू यहाँ पे उसके पावर्स को यूज करते हुए इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज से हेड ऑन बैटल करने का सोचता है, एंड उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज के बीच में कूद जाता है। एंड यहाँ पे उसका जो पावर बूस्ट मिला था उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इजीली ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारने लगता है। फिर वो खुद का एक एनर्जी ब्लास्ट टाइप का अटैक करता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उससे दूर जाके गिरता है। ऐसे ही करते करते वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही उस एरिया में जितने सारे ज़ॉम्बीज थे उन सबको मार दिया, एंड उसके बाद एक्सचेंज पिलर के सामने आके खड़ा हो गया। अब वहां के पहुंचते ही वो उस एक्सचेंज पिलर को एक्टिवेट करता है, एंड वहां से बहुत सारे आइटम्स, पोशंस एंड हीलिंग पोशंस को वो बाई करने लगता है। इस पिलर का जो आइटम शॉप उसे एक्टिवेट करने के बाद वैनवू को वहां पे बहुत सारे पोशंस एंड चीजें मिलता है, बट इन सबको देख के वैनवू थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, बिकॉज वो सोच रहा था कि डूम्सडे जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक इस पिलर पे जो जो आइटम्स था वो वैसे का वैसा ही, बट इसके प्रीवियस लाइफ में जितना ज्यादा दिन गुजरता था उतना ही ज्यादा ये सारे के सारे आइटम्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड पावरफुल रहता था इस पिलर पे। बट वहां से वैनवू कुछ हीलिंग पोशंस को खरीदता है, बिकॉज इन सारे के सारे ज़ॉम्बी से फाइट करने की वजह से वैनवू को थोड़ा बहुत इंजरीज हुआ था, जिन सबको वो इन सारे के सारे पोशन से हील कर लेता है। बट यहाँ पे इन सारे आइटम्स को खरीदने के लिए वैनवू को बहुत सारा पॉइंट्स का जरूरत था, एंड अभी के लिए वैनवू के पास इनफ पॉइंट्स नहीं था उसके हर एक चीजों को एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए।
एंड अभी के लिए वैनवू सिर्फ कुछ बेसिक हीलिंग पोशंस को ही अफोर्ड कर सकता है। अब उसके पास इन सारे हीलिंग पोशंस को खरीदने के बाद जितना पॉइंट बचा था उनसे वो और कुछ यूजफुल चीजें खुद के लिए खरीद लेता है, जैसे कि एक पावर स्टोन। अब ये जो स्टोन है ये एक प्लेयर के लिए इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज इस स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उस प्लेयर का जो एट्रीब्यूट्स एंड लेवल है वो बढ़ जाता है। अब वैनवू उसी तरीके का एक नॉर्मल एट्रीब्यूट स्टोन को खरीद के उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इस स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे उतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक एस क्लास यूनिक स्किल के साथ साथ एक रेयर स्किल एंड क्लास भी है। इसी वजह से उसका एट्रीब्यूट में एंड स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। बट यहाँ पे वैनवू का जो फिजिकल क्वालिटी है इस स्टोन की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ गया है, एंड वैनवू अगर खुद के पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो उसे बहुत सारे वेपन्स एंड गियर्स को परचेस करना पड़ेगा, जिससे उसका पावर और ज्यादा बढ़ सके। अब यहाँ पे वैनवू इन सारे की सारी चीजों को खरीद के वहां से खुद के नेक्स्ट लोकेशन में जाने लगता है। अभी के लिए वैनवू के पास इतना ज्यादा पॉइंट्स नहीं था कि वो कुछ पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें एक्सचेंज पिलर से खरीद पाए, बट उसके पास इन सारे चीजों को खरीदने का मौका आएगा जब जिनविन पार्क का जो ट्रेजर ट्रोव पोर्टल है वो खुलेगा तब, एंड उसके अंदर एंटर करते ही वैनवू के पास बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स आ जाएगा। पर अभी के लिए वो एक स्मिथी स्टोर के पास जाके वहां से एक चेनसॉ एंड बाकी सारी यूजफुल चीजों को खरीदता है, जिसके हेल्प से उसके पास कुछ बेसिक वेपन्स तो आ चुका है। अब ये जो सोल मास्टर है ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया यूनिक स्किल है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, बट स्टिल वैनवू अभी भी बहुत सारे एरियाज पे लैक करता है। जैसे कि वो जब खुद का सोल बीस्ट को समन नहीं करता है तब तक उसका जो बॉडी का एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट एंड स्ट्रेंथ से वो कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेटेड बीस्ट को मिली रेंज में अटैक करके मार नहीं सकता। इसी वजह से वैनवू को अभी खुद की फिजिकल बॉडी को एनहेंस करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एंड अगर वैनवू का जो फिजिकल बॉडी वो एनहेंस हो जाता है तो उसका जो इस एपोकलिप्स में बचने का चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो ये सब कुछ सोचता है तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज आता है जो एक ह्यूमन का था। अब ये ह्यूमन यहाँ पे हेल्प हेल्प करके किसी को पुकारने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक लड़का एंड लड़की कुछ ज़ॉम्बीज के साथ फंसा हुआ था। अब ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। अब ये जो लड़का है ये खुद के बहन को बचाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज को थोड़ी देर तक उलझाए रखने का कोशिश करता है, बट यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज था। तभी वो खुद के बहन को कहता है कि उसके साथ क्लोज में रहने के लिए, बिकॉज वो इस ज़ॉम्बीज के साथ डायरेक्टली फाइट लेने वाला है, एंड खुद के सिस्टर के लिए वो एक पाथवे बनाएगा जिसकी हेल्प से वो दोनों यहाँ से निकल पाए। जो लड़की है वो खुद के भाई को कहता है कि ये जो प्लान है ये बहुत ज्यादा बेकार प्लान है, बिकॉज इस प्लान की वजह से उसका भाई यहाँ पे मारा भी जा सकता है। सारे ज़ॉम्बीज का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जो लड़का है वो खुद के बहन को चुप करवा के ये कहता है कि अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो जमीन पे गिरा हुआ एक पॉट को उठा के एक ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, बट वो ज़ॉम्बी सिर्फ खुद के एक ही अटैक से उस लड़के को दूर जाके फेंकता है। अब वो लड़की खुद के भाई का ये हालत देख के इसके पास आके उसे उठाने का कोशिश करता है उस जगह से, बट वहाँ पे जितने सारे ज़ॉम्बीज थे वो उस लड़की के ऊपर भी अटैक करने का कोशिश करता है। अब वो लोग अटैक कर ही पाते तभी अचानक से वहाँ पे वैनवू आके कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब वैनवू यहाँ पे एक एक्स के हेल्प से इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ही ज्यादा इजीली एंड तेजी से मार देता है। अब उसे देख के ये लड़का लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ये जो लड़का ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी वो दोनों भी यहाँ पे वैनवू को पीछा करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। अब वैनवू यहाँ पे उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सबसे पहले बाहर निकल के देखता है वहाँ पे आसपास में कोई और ज़ॉम्बीज है या नहीं। जब वो उस एरिया को सेफ देखता है तो वो उन दोनों को लेके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे वो लड़का वैनवू को रेस्पेक्टफुली शुक्रिया अदा करता है। अब वैनवू भी यहाँ पे उन दोनों को गुड बाय कह के दोनों को फ्यूचर में सेफ रहने के लिए कहता है एंड वहाँ से चले जाने लगता है। तभी वो लड़का वैनवू को पूछता है कि वो अभी कहाँ जा रहा है। अब वैनवू भी इस क्वेश्चन के रिप्लाई में कहता है कि वो अभी कोई ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे उसे बहुत सारे वेपन्स मिले, जिससे वो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार सके एंड उसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ जाए। तभी जो लड़की है वो यहाँ पे वैनवू को कहता है कि उसे पता है कहाँ पे उसे बहुत सारे वेपन्स मिलेगा। अब उस लड़की का बातें सुन के वैनवू से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे उसे वेपन्स मिलेगा। तो वो लड़की कहता है कि ह्यूमंस रोड पुलिस स्टेशन में उसे वेपन्स मिल सकता है, बिकॉज वो दोनों भी वहीं से आए हैं। बट वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक करके उस एरिया को कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पे जाना अभी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब ये सुनते ही वैनवू उन दोनों को थैंक यू
रिट्रीव करके वहां से चला जाता है। अब ये लड़का वैनवू का ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वैनवू अभी डायरेक्टली हजारों ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने जा रहा है। और वो लड़की यहाँ पे कहता है कि वैनवू दिखने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए उस एरिया पे जाके उन ज़ॉम्बीज से लड़ना उतना कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला। तभी हमें वैनवू को दिखाया जाता है जो उस पुलिस स्टेशन के पास बहुत ही ज्यादा तेजी से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक म्यूटेटेड रैट मॉन्स्टर आ जाता है, पर वैनवू वहाँ पे सही टाइम पे एक बिल्डिंग के पास जाके छुप जाता है, जिससे वो रैट मॉन्स्टर्स वैनवू को नहीं देख पाता। अब वैनवू यहाँ पे सोचने लगता है कि क्यों इस एरिया पे इतने ज्यादा म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स हैं। अब ये रैट मॉन्स्टर्स को देख के वैनवू खुद के प्लान्स में थोड़ा सा चेंजेस लाता है, बिकॉज वो इन सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को अकेले मार नहीं सकता। तो अभी उसे इस पूरे के पूरे एरिया को स्काउट करके फिर उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने का कोशिश करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो सबसे पहले एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है, बट इस बिल्डिंग के ऊपर जाते ही वो देखता है कि वहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ज़ॉम्बीज उस पुलिस स्टेशन को घेरा हुआ था, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे रैट मॉन्स्टर्स भी वहां पे थे। अब इस जैसा कियोटिक सिचुएशन देख के वैनवू भी सोचने लगता है कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर है क्या जिससे इतने सारे ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है। तो ये वो अभी ये कंक्लूजन में पहुंचता है कि यहाँ पे जरूर से कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग है जो इन सारे ज़ॉम्बीज को की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन के अंदर कोई ना कोई सर्वाइवर जरूर से है अभी भी। तो ये देख के वैनवू उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए इन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो इस एरिया को डिफेंड कर रहे थे। अब उनका जो चीफ था उनका एक डॉटर भी था जो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से मारा गया था। अब ये जो चीफ है ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद के बेटी का मौत का बदला इन सारे ज़ॉम्बी से जरूर लेगा, एंड वो यहाँ पे इन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उसके पिस्तौल को बाहर निकालता है। अब उसका जो सबऑर्डिनेट्स था वो दोनों ही यहाँ पे उनके चीफ्स को इस तरीके का रैशनल डिसीजन लेने के लिए मना करता है, बट उनका चीफ यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो कहता है कि उन दोनों को इस रिवेंज में पार्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है, बट वो इन सारे ज़ॉम्बीज को जरूर से मार देगा। तभी अचानक से उनका जो पुलिस स्टेशन का बैरिकेड है वो तोड़ के हजारों ज़ॉम्बीज उनके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देख के वो तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे उसके गन को उन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर टारगेट करके रखा हुआ था, बट उनका जो बॉडी इंस्टिंक्ट है उसकी वजह से वो उन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर शूट नहीं कर पाता। यहाँ पे वो चीफ भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था इस पूरे सिचुएशन से। अब ये ज़ॉम्बीज वहाँ पे इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार ही पाता, तभी अचानक से उनके सामने वैनवू आके खुद के एक्स एंड वेपन्स के हेल्प से ज़ॉम्बी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, एंड उसका हायर लेवल स्किल्स की वजह से वो बहुत ही आसानी से इन सारे ज़ॉम्बीज को मार भी पाता है। अब उसे देख के वो तीनों ही ये सोचने लगते हैं क्या वो अब भी ह्यूमन है, एंड वो कैसे इस तरीके से इन सारे ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहा है, वो भी अकेले। अब ये चैप्टर भी स्टार्ट होता है वही पुलिस ऑफिसर्स के साथ। अब वो तीनों यहाँ पे वैनवू का जो फाइटिंग स्टाइल है वो देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। यहाँ पे जो चीफ का सबऑर्डिनेट लड़का पुलिस ऑफिसर था वो वैनवू को इस तरीके से ज़ॉम्बीज मारते हुए देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा स्विफ्टली इन सारे ज़ॉम्बीज के अटैक को डॉज करके उन सबको मार रहा है। तो लेडी पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे देख के ये समझ पाता है कि वो इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ही ज्यादा इजीली एक एक्स के हेल्प से मार दिया है यहाँ पे। तभी वो लेडी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे चीफ एंड उसका जो सबऑर्डिनेट लड़का है उन दोनों को ही कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया गया है, तो उन लोगों को अभी इस एरिया से एस्केप करना चाहिए इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज फिर से यहाँ पे वापस आ जाए। तभी यहाँ पे जो पुलिस चीफ है वो वैनवू के पास आके उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने लगता है। वो यहाँ पे वैनवू की फाइटिंग स्टाइल को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो यहाँ पे वैनवू को तारीफ भी करता है कि कैसे उसने इतने ज्यादा इजीली इन सारे ज़ॉम्बीज को अकेले ही हैंडल कर लिया है। अब वैनवू पुलिस चीफ का इस तरीके का बिहेवियर देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे पुलिस चीफ को पूछ लेता है कि वो अभी तक यहाँ से भागा क्यों नहीं। तभी वो पुलिस चीफ यहाँ पे वैनवू को देख के कहता है कि वो वैनवू के पास से सिर्फ और सिर्फ एक फेवर मांगना चाहता है। अब वैनवू भी पूछता है कौन सा फेवर। अब ये पुलिस चीफ खुद के बेटी के डेड बॉडी की तरफ देख के कहता है कि उसका जो बेटी था वो पूरे के पूरे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में इन सारे म्यूटेटेड रैट्स की वजह से मारा गया, एंड अभी ये पुलिस चीफ इन सारे रैट्स के पास से खुद के बेटी का मौत का बदला लेना चाहता है। अब वैनवू यहाँ पे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो दोनों मिलके इन सारे के सारे रैट्स को नहीं मार सकते, बिकॉज ये रैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड नंबर्स में भी बहुत ज्यादा है। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे वैनवू की तरफ देख के कहते हैं ये तो सही बात है, बट उनके पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्लान है।
अब यहाँ पे हुआ क्या था कि इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के आसपास में पहले पहले तो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेटेड रैट्स ही थे, बट बाद वाले टाइम पे पुलिस चीफ इन सारे zombies को भी खुद के साथ लोड करके लेके आए थे, जिससे वो खुद के बेटी का मौत का बदला ले सके इन सारे म्यूटेटेड रैट्स से। अब अल्टीमेटली उनका प्लान था कि वो इन सारे zombies एंड म्यूटेटेड रैट्स के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट करके इन म्यूटेटेड रैट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज कर देंगे एंड उसके बाद इन सबको मार डालेंगे। बट यहाँ पे एट द एंड का प्लान तो काम नहीं किया, बट उसके साथ साथ ये प्लान बैकफायर भी हो गया, बिकॉज यहाँ पे और भी ज्यादा म्यूटेटेड रैट्स आना स्टार्ट कर दिया। अब वो यहाँ पे उनके प्लान को फेल होते देख के बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड थे, बट अभी वो जब वैनवू के फाइटिंग पावर को देखा है तो उनके पास खुद के एवेंज को लेके एक नया उम्मीद जाग चुका है। तभी पुलिस चीफ यहाँ पे कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव्स है जो बहुत ज्यादा रेडियस में फैल के बहुत सारे उस तरीके के zombies एंड म्यूटेटेड रैट्स को इजीली मार सकता है। एंड ये एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई भी रैट इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो वो पूरी तरीके से जल के खाक हो जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस चीफ का प्लान था कि इन सारे म्यूटेटेड रैट्स को किसी एक जगह पे ले आके गैदर करना एंड उसके बाद उन सबको उस एक्सप्लोसिव से मार डालना। एंड वहाँ पे उन सारे रैट्स का जो बेट का काम करेगा वो था पुलिस चीफ, मतलब वो यहाँ पे डायरेक्टली सुसाइडल मिशन करना चाहते थे। यहाँ पे वैनवू का सिर्फ एक ही काम रहता, अगर उस एक्सप्लोसिव के बाद भी कोई म्यूटेटेड रैट बच जाता है तो वैनवू उन सारे के सारे म्यूटेटेड रैट्स को मार डाले खुद के पावर से, जिससे पुलिस चीफ का जो एवेंज का मिशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब वैनवू ये पूरा प्लान सुन के पुलिस चीफ को क्रेजी कहने लगता है। तभी पुलिस चीफ भी यहाँ पे वैनवू को पूछता है कि क्या उसे प्लान समझ में आया, उसे क्या क्या करना है। उस एक्सप्लोजन के बाद वो काइंडली उन सारे रैट्स को मार दे जो इस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं, जिससे उनके बेटी का एवेंज हो जाएगा। अगर वो इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, वो यहाँ से जा सकता है। अब वैनवू यहाँ पे पूछता है कि वो इतना ज्यादा खुद के बेटी का एवेंज के ऊपर क्यों फोकस है। तभी यहाँ पे पुलिस चीफ कहता है कि उसका जो बेटी का असली मर्डरर है वो एक बिल्डिंग के अंदर जाके छुपा है। ये जो बाकी सारे के सारे रैट्स यहाँ पे दिख रहा है वो सब उस रैट का लैकीज है, मतलब गुलाम। अब यही कहते हुए वो दोनों ही इस प्लान को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी पुलिस चीफ खुद के हाथों में वो एक्सप्लोसिव्स को लेके सारे के सारे रैट्स के अंदर से उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए दौड़ने लगते हैं। वो यहाँ पे वैनवू को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो रैट्स उनके ऊपर अटैक कर रहा है उन सबको मार डालने के, एंड जो भी रैट यहाँ पे आके पुलिस चीफ को हार्म पहुंचाने का कोशिश करता है उन सारे के सारे रैट्स को वैनवू बहुत ही ज्यादा आसानी से खुद के शॉट के हेल्प से मार देता है। अब चीफ यहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था एंड घुसने के बाद ही हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा रैट पुलिस चीफ के सामने खड़ा हुआ था। अब उसे देख के ही पुलिस चीफ को थोड़ा सा पहले का सिचुएशन जब उनका बेटी जिंदा था उस टाइम का यादें आने लगता है। तब उसे उनकी बेटी का जो लास्ट वर्ड्स था वो सब कुछ याद आता है एंड कैसे इस म्यूटेटेड रैट ने उनके बेटी को मारा था वो सोच के वो थोड़ा सा डर जाते हैं। अब वैनू यहाँ पे थोड़ी देर तक रुक के देखता है कि कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तो यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे चीफ का जो प्लान था वो फेल हो चुका है। बट तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके एरिया पे बहुत सारे रैट्स पहले ही बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे, इसी वजह से वो सारे के सारे रैट्स वहाँ पे उस धमाके की वजह से मारे गए। अब यहाँ पे वैनवू भी सोचने लगता है कि ये जो पुलिस चीफ है इन्होंने सच में इस तरीके का एक डेंजरस मिशन को सक्सेसफुली कर पाया। अब ये जो एक्सप्लोजन का रेडियस था इसकी वजह से बहुत सारे के सारे रैट्स ही यहाँ पे मारे गए थे। अब इन सारे रैट्स को मर जाने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स भी आया था। ये सारा जो एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स था ये था कोई भी मॉन्स्टर को मरने के बाद टाइप का उनके बॉडी से ट्रेजर, मतलब कोई भी म्यूटेटेड मॉन्स्टर के अंदर एक ऐसे ही टाइप का ट्रिब्यूट स्टोन रहता है जिसकी वजह से उसे कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिलता है, स्किल्स। इसी वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स दूसरे नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा अलग थे एंड इन्हीं सारे के सारे एट्रीब्यूट स्टोन्स को यहाँ पे वैनवू कलेक्ट करने लगता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से वैनवू को बहुत सारा पॉइंट्स एंड उसके साथ साथ बहुत सारा एट्रीब्यूट क्रिस्टल भी मिला था, जिससे के हेल्प से वो खुद के लेवल को एंड खुद की बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता था। एंड इस बहुत बड़े गिफ्ट के लिए वो पुलिस चीफ का सैक्रिफाइस को देखते हुए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। तभी जो वैनवू का सोल बीस्ट था वो यहाँ पे इन सारे क्रिस्टल्स को खुद के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, पर तभी अचानक उसे उन मलबों के बीच से एक हिलने का साउंड सुनाई देता है कोई चीज का। अब वो उस चीज को देखने के लिए वहां पे भागने लगता है। अब वैनवू जब वहां पे भाग के पहुंचता है तब वो देखता है कि उस मलबों के अंदर एक बहुत ही बड़ा लेवल 2
किंग म्यूटेटेड रैट फंसा हुआ था। एंड उन्हीं मलबों के बीच में यहाँ पे पुलिस चीफ भी अभी तक जिंदा थे। वो यहाँ पे वैनवू को रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस किंग मॉन्स्टर को वो मार दे, बिकॉज इसी मॉन्स्टर ने उनके बेटी का जान लिया था। अब वैनवू इस लेवल 2 म्यूटेटेड मॉन्स्टर को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो यहाँ पे पुलिस चीफ को ही कहता है कि उसे कोई भी फिक्र करने का जरूरत नहीं है, वैनवू इस म्यूटेटेड मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा इजीली मार देगा, बिकॉज ये ऑलरेडी उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज्यादा इंज्योर्ड है। अब वो म्यूटेटेड रैट मॉन्स्टर यहाँ पे वैनवू के ऊपर अटैक करने जाता है, तो वैनवू उस अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। तभी वैनवू खुद का एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है सोल स्ट्राइक। एंड इस सोल स्ट्राइक पावर से वो एक लेजर बीम टाइप का छोड़ता है खुद के आंखों से। एंड ये लेजर बीम जब उस म्यूटेटेड रैट मॉन्स्टर किंग के ऊपर लगता है तो वो वहीं पे खुद के बॉडी को लेके लेट जाता है एंड हिलना डुलना बंद कर देता है। अब ये म्यूटेटेड रैट मॉन्स्टर मरा हुआ है या नहीं ये इंश्योर करने के लिए वैन वो खुद के एक्स से इस म्यूटेटेड मॉन्स्टर का सीड को काट देता है। अब ये काटने के बाद भी एक मैसेज आता है जिसमें दिखाया जाता है कि वैनवू ने एक लेवल 2 किंग म्यूटेटेड मॉन्स्टर रैट को मार दिया है, जिसकी वजह से उसे टोटल 163 पॉइंट्स भी मिला है। अब ये देख के पुलिस चीफ बहुत ज्यादा खुश था एंड वो खुद के डॉटर को कहता है कि उसने खुद के डॉटर का जान का बदला इस म्यूटेटेड रैट से ले लिया है। एंड वो यहाँ पे वैनवू को भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, बिकॉज वैनवू ने यहाँ पे पुलिस चीफ का हेल्प किया था इसीलिए। अब वैनवू भी यहाँ पे खुश होते हुए चीफ को कहता है कि इस तरीके से इतना ज्यादा पोलाइटली बात ना करने के लिए, एंड वो उनको भी कुछ एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स को देते हैं। एंड वैनवू यहाँ पे कहता है कि वो सोचा था चीफ अभी मर गया उस एक्सप्लोजन से, बट यहाँ पे वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसने इन सारे एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स को कुछ हिस्सा चीफ को भी दे दिया। अब चीफ इसका कैसे यूज करेगा ये उसे ही पता करना है। यही कहते वो चीफ को गुड बाय कह के यहाँ से चले जाने लगता है। तभी चीफ भी पूछता है कि वो अभी कहाँ जा रहा है, तो वैनू यहाँ पे कहता है कि वो अभी जिनबिन पार्क में जा रहा है, वहाँ पे उसे कुछ काम है। अब हमें जिनबिन पार्क का सिचुएशन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्क ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड हो गया था, कोई भी ह्यूमन यहाँ पे बचा नहीं था। अब वैनू भी एक बिल्डिंग के ऊपर से इस पूरे के पूरे पार्क को थोड़ा सा स्काउट करने लगता है। वो खुद के ही स्टैट्स को देखता है एंड ये समझ पाता है कि अभी उसका लेवल अप भी हो चुका है एंड वो एक लेवल 1 का जो पीक वर्जन है उसमें है एंड वो अभी खुद का ब्रेक थ्रू भी बहुत जल्दी करने वाला है। उसके साथ साथ उसके पास 1000 के अराउंड पॉइंट्स भी आ चुका है उन सारे ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड रैट्स को मारने की वजह से। तो अभी इतना सारा चीजों को लेके वो बहुत ही ज्यादा आसानी से उस ट्रेजर ट्रोफ को अचीव कर सकता है। अब जितना ज्यादा मैनू को पता था कि ये जो ट्रेजर ट्रोफ ओपन होने वाला है ये इसी दिन रात पे इसी जिनबिन पार्क के कहीं पे ओपन होता है एंड अभी उस ट्रेजर ट्रोफ को ओपन होने का टाइम भी आ चुका है। अब तभी अचानक से वैनवू को यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार दहाड़ की आवाज सुनाई देता है एंड हम लोग देख पाते कि एक बहुत बड़ा म्यूटेटेड लायन बीस्ट उस पार्क के अंदर आ चुका है। वो आते ही यहाँ पे खुद के बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स को यूज करते यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। उसके अटैक के रेंज में जितना सारा चीजें आ रहा था वो सब भी जल के खाक हो जाता है। तभी वैनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहते कि क्रिम्सन लायन अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो लायन था इसका नाम था सिम्बा। वैनवू खुद के प्रीवियस लाइफ में इस लायन को सिम्बा नाम से पुकारता था। अब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज था बिकॉज वैनवू को याद नहीं था कि सिम्बा इतनी ज्यादा अर्ली स्टेज में यहाँ पे आया है। बट उसके प्रीवियस लाइफ में जब सिम्बा ने सिटी में एंटर किया था तो वो इस सिटी को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखा था। तभी हमें दिखाया जाता है इस म्यूटेटेड लायन बीस्ट का एक अटैक को। ये बीस्ट खुद के मुंह से एक फायर बीम को छोड़ता है जो उसके आसपास में खड़ा हुआ हर एक चीज, ह्यूमंस, ज़ॉम्बीज एंड बाकी सारे कमजोर चीजों को एक राख में मिला देता है। अब वैनवू भी कहता है कि यहाँ पे उसे याद है कि सिम्बा ने इस पूरे के पूरे सिटी में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था फ्यूचर में। इवन जो 5th ग्रेड के मॉन्स्टर थे वो भी सिम्बा के सामने कुछ भी नहीं थे। और वो यहाँ पे सोचता है कि उसने कभी भी इस तरीके का न्यूज नहीं सुना था कि जिनबिन पार्क में सिम्बा ने अटैक किया है। बट इसका रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज इस पार्क में कोई भी सर्वाइवर इसके बाद बचा ही ना हुआ। तो अब सिम्बा यहाँ पे एक लिविंग बीइंग को नोटिस तो कर पाता है बट मैन वो यहाँ पे के इंस्टिंक्ट को यूज करते बहुत ही ज्यादा तेजी से सिम्बा की नजर से बच जाता है। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सिम्बा की नजर से बचा था। अगर उसे इस जगह से सरवाइव करके फ्यूचर के बारे में सोचे तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करना पड़ेगा। अब वैन वो यहाँ पे सिम्बा को चले जाने के बाद प्लान बनाता है। वो यहाँ पे हर एक ज़ॉम्बीज को भी मारने वाला है इससे पहले सिम्बा उसे नोटिस कर पाए। थोड़ा बहुत पॉइंट्स को गैदर करके जब वो पोर्टल ओपन होगा वो उस
ट्रेजर लैंड पे एंटर हो जाएगा। तभी थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे टोटल ऑफ 4 लड़के थे जिनके अंदर स्वॉर्ड्स एंड बाकी सारे वेपन्स को पकड़ा हुआ 2 लड़का था, एंड उसके साथ एक गोल्डन हेयर लड़का, इन सबका लीडर एक लड़का था। अब वो जो गोल्डन हेयर लड़का है वो यहाँ पे सबको कहता है कि उनको इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए, बिकॉज इस लायन ने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को लगभग मार ही दिया है, तो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मिल सकता है। तभी उनका लीडर यहाँ पे कहता है कि हाँ, उनको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए एंड यहाँ पे जो ट्रेजर मिलेगा उसे ढूंढना चाहिए। अब वहाँ पे जो दो जुड़वा भाई थे वो दोनों यहाँ पे लीडर को पूछ लेता है कि यहाँ पे लीडर इतना श्योर कैसे है कि उनको कोई ट्रेजर मिलेगा, एंड इस ट्रेजर को ढूंढने के चक्कर में क्या वो लोग उस लायन के हाथों से मारे नहीं जा सकते। अब लीडर भी यहाँ पे उन लोगों को कहता है कि अगर वो लोग डेंजर नहीं लेंगे तो उनको ट्रेजर भी हासिल नहीं होगा। एंड रहा उस ट्रेजर की बात, तो यहाँ पे उसने थाउजेंड्स ऑफ टाइम उन लोगों को बताया है कि उसे कुछ क्लूज मिला है जिसकी वजह से वो श्योर है इस जिनबिन पार्क के अंदर उनको कोई ट्रेजर मिलेगा। तभी वो तीनों फिर से उसको पूछ लेता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा। तभी वो उन तीनों को एक चांद जैसे टुकड़े को तो उसके हाथ में चमक रहा था वो दिखा के कहता है कि उन तीनों से मिलने के पहले लीडर ने एक सिल्वर वोर्टेक्स के अंदर गया था। अब उस सिल्वर वोर्टेक्स के अंदर जाके उसे एक बॉक्स टाइप का मिला था, जिस बॉक्स के अंदर कुछ स्किल्स, एक स्क्रोल एंड उसके साथ साथ ये क्रिस्टल टाइप का चीज था। एंड वो इस सारे के सारे चीजों को कलेक्ट करके यहाँ पे ले आया। ये जो पेंडेंट है, ये पेंडेंट ही लीडर को यहाँ पे लेके आया है, एंड वो श्योर है कि इस पेंडेंट के हेल्प से उनको यहाँ से कोई ना कोई ट्रेजर जरूर से मिलेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो पेंडेंट हवा में उड़ रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक सिल्वर कलर वोर्टेक्स यहाँ पे तैयार हुआ है। अब वो तीनों भी यहाँ पे पूछ लेता है कि ये पेंडेंट उड़ क्यों गया है। उनका लीडर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो उनको ट्रेजर मिलने वाला है उसका रास्ता ओपन हो चुका है। तभी वैनवू भी यहाँ पे दूर से नोटिस कर पाता है कि ट्रेजर ट्रोप का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तभी वो तेजी से उस ट्रेजर ट्रोप की तरफ जाने लगता है, एंड 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो ट्रेजर ट्रोप के पास पहुंच के उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब उस ट्रेजर ट्रोप के अंदर घुसने के टाइम पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उस ट्रेजर ट्रोप पोर्टल के ऊपर एक और खतरनाक सा बीस्ट खुद का नजर गड़ाए हुए बैठा था। अब वैनवू यहाँ पे इस लार्ज ट्रेजर ट्रोप के अंदर एंटर हो चुका है। अब ट्रेजर ट्रोप के अंदर एंटर होते ही वैनवू को दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी सारे ह्यूमंस इस ट्रेजर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब वैनवू को देख के वो चारों यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन जिसको पता ही नहीं था कि इस एरिया में कोई ट्रेजर आएगा, वो इस एरिया पे एंटर हो गया है। अब उनका लीडर भी कहता है कि उसको भी नहीं पता कि इस ह्यूमन ने कैसे यहाँ पे एंटर किया। तभी वो गोल्डन हेयर लड़का यहाँ पे खुद के लीडर से परमिशन मांगता है वैनवू को मार डालने के लिए। तभी उनका लीडर भी कहता है कि यहाँ पे वो वैनवू को नहीं मार सकता, बिकॉज वो नहीं जानता कि वैनवू कितना ज्यादा स्किलफुल है, एंड अगर उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं हुआ तो वो जब इस पोर्टल से बाहर निकलेगा तभी वैनवू को मार डालेगा। बट अभी के लिए उसे फ्रेंडली वे पे वैनवू के साथ बात करना है। तभी वो अचानक से खुद का बिहेवियर को चेंज करके वैनवू के साथ बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करने लगता है, एंड वो यहाँ पे वैनवू को कहता है कि उसे यहाँ पे इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो चारों भी यहाँ पे एंटर हुए हैं उसी पोर्टल के हेल्प से, एंड इस एरिया में कोई भी ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे के साथ लड़ाई करके उन लोगों को मारना अलाउड नहीं है। तो इन सारे के सारे रूल्स को देखते हुए उन पांचों को ही अभी ये जो ट्रेजर मिलने का गेम्स होने वाला है उसे रूल्स वाइज पूरा करना चाहिए। एंड यहाँ पे वैनवू को खुद के सेफ्टी के ऊपर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा अगर वो लोग टीम वर्क से काम करे तो। अब वैनवू भी ये सुन के बहुत ज्यादा खुद के ही दिमाग में हंसने लगता है। वो सोचता है कि उसका सेफ्टी, क्या ये बेवकूफ प्लेयर ये सोच रहे हैं कि इस ट्रेजर लैंड का रूल्स को जाने भी नहीं वैनवू यहाँ पे आ गया है इस ट्रेजर लैंड को चैलेंज करने के लिए। तो अभी के लिए वैनवू ट्रेजर लैंड के रूल्स के मुताबिक इन सारे प्लेयर्स के साथ डायरेक्टली फाइट ना लेने का सोचता है। वो एक प्लान बनाता है कि कैसे अगर इनमें से कोई वैल्यूएबल चीज इस ट्रेजर ट्रोव से जीत पाता है तो उस चीज को वैनवू इस ट्रेजर ट्रोव से बाहर ले जाना इनके लिए इम्पॉसिबल कर देगा। अब यहाँ पे ट्रेजर ट्रोव का जो सिस्टम है वो इन सबको इस कंपटीशन का रूल्स बताता है। अब ये था अल्टीमेट ट्रेजर हंटिंग का एक गेम, एंड वैनवू इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी उन जुड़वा भाई में से एक इस कंपटीशन में पहले भाग लेने का सोचता है। वो सबको कहता है कि वो यहाँ पे पहले फाइट करने के लिए उतरेगा। अब वो एरिना के अंदर जाते ही चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। अब लेवल 1 का जो चैलेंज था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसमें इस लड़की को सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारना था। वो बहुत ही ज्यादा आसानी से एक ज़ॉम्बी को मार भी देता है खुद के फाइटिंग स्किल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन सारे ट्रेजर ट्रोव का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। वैनू का जो प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस था एंड उसे जितना ज्यादा पता था ये ट्रेजर ट्रोव्स डिफरेंट टाइप्स के होते थे। यहाँ पे कुछ ट्रेजर ट्रोव्स था फ्रेंडली जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स देता था। दूसरा था यहाँ पे इविल वन जो प्लेयर्स को एक
डेडली सिचुएशन के अंदर ले आके उसको फेलता था, जिससे उस प्लेयर को खुद के स्किल के हेल्प से बचना होता था। एंड तीसरा टाइप था एक्सट्रीम वंस, जो मैक्सिमम कियोस को तैयार करने के लिए जाना जाता था, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट ट्रेजर ट्रोव के से अंदर एक था। तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो बहुत ही आसानी से इन सारे zombies को मार रहा था। अब ऐसे ही करके मारते मारते वो हर एक लेवल को पार करता है, इसकी वजह से उसे कुछ वेपन्स एंड ट्रेजर्स भी मिलने लगता है एफ रैंक का। ऐसे ही मारते मारते जब वो लेवल 3 तक पहुंचता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देख के वो पहले थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी एक बहुत बड़ा जंप लेके उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे गिरता है। वो लड़का भी खुद के शॉट की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक करके उसे काउंटर अटैक देने का कोशिश करता है, बट वो ज़ॉम्बी उसे ले से पकड़ के जमीन के नीचे पटक देता है। अब वहाँ पे इस सिचुएशन में आके ही उसका हालत इतना ज्यादा बुरा हो गया था कि वो इस गेम से गिव अप कर लेता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बड़ा जो ज़ॉम्बी है वो डिसअपियर हो चुका है। तभी हमें वैनू को दिखाया जाता है जो सबको कहते हैं कि अभी उसका टर्न है, मतलब वो अभी इस कंपटीशन के अंदर एंटर करेगा। अब एरिना में एंटर होते ही वैनू कहता है कि वो इन सारे के सारे चैलेंजेस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेगा। अब वो चारों यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है एंड ये क्या सोचता है कि ये इस ट्रेजर लैंड के बाहर अकेले जा पाएगा। उससे पहले ही ये चारों मिलके उसके पास से हर एक ट्रेजर्स को लेके उसे यहीं पे मार देंगे। तभी हमें वैनवू दिखाया जाता है जो बहुत ही आसानी से लेवल 1 और लेवल 2 को खुद के एक्स के हेल्प से कंप्लीट कर लेता है एंड वहाँ का सारा ज़ॉम्बीज को मार भी देता है। अब यहाँ था लेवल 3 जहाँ पे वो लड़का फेल हुआ था। अब इस लेवल में ये जो बड़ा टाइप का ज़ॉम्बी ये सिर्फ और सिर्फ 4 एट्रीब्यूट ज़ॉम्बी था एंड अभी के लिए वैनवू का जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो है 20, तो वो इस ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वैनवू ने बहुत ही ज्यादा आसानी से इस ज़ॉम्बी को यहीं पे मार दिया। वो चारों भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगते कि वैनवू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्या उनको वैनवू के साथ फाइट लेना चाहिए। तभी एक लड़का खुद के बॉस को पूछते कि अभी भी क्या वो सोचता है कि वैनवू को वो रॉब कर पाएंगे। ये सुन के बॉस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते लेवल अप होता रहता है इस कंपटीशन का एंड वैनवू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारता रहता है। उसका लेवल 20 एट्रीब्यूट होने की वजह से ये सारे लेवल 4 एट्रीब्यूट का ज़ॉम्बीज उसके लिए बहुत ज्यादा इजी टारगेट था। अब इन सब को मारने की वजह से उसे बहुत सारे पिल्स, स्क्रोल्स, टेक्निक्स, स्किल्स, वेपन्स एंड और भी बहुत सारे ट्रेजर्स मिलता है। अब ये सब कुछ रिवॉर्ड देख के वैनवू तो बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज उसे इतना ज्यादा कम टाइम में इतना सारा एफ रैंक एंड और भी थोड़ा बहुत हायर रैंक का ट्रेजर्स मिल गया था। इन सारे ट्रेजर्स की हेल्प से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है फ्यूचर में। अब वो जो ग्रुप का लीडर था वो भी खुद के दिमाग में सोच रहा था कि ये लड़का है कौन, उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आया। तभी वैनवू को और 2 रिवॉर्ड्स मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज इन सारे एफ ग्रैंड का जो रिवॉर्ड था वो एक लेवल एट्रीब्यूट के प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। अभी के लिए वैनवू का जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए उसको इन सारे रिवॉर्ड्स का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बट वैनवू यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है, बिकॉज सिस्टम यहाँ पे वैनवू से अभी तक नहीं पूछा था कि वो क्या अगले राउंड पे कंटिन्यू करेगा या नहीं। जब वैनवू खुद के पीछे देख रहे तो वो देखते यहाँ पे पर्पल कलर का डोर अपीयर हो गया है। तो देख के वो थोड़ा सा डर जाता है, बिकॉज उसके प्रीवियस लाइफ में वो जानता था कि ये डोर किस लिए यूज किया जाता है। ये डोर था डीमंस को समवन करने के लिए। के टाइम पे भी इसी तरीके का एक डोर उस वर्ल्ड पे था, बट ये डोर उस वो डोर से कई गुना छोटा है। तभी वैनवू के कान पे कोई आदमी आके कहता है कि उसे डीमन डोर के बारे में पता है। वैनवू इस आवाज को सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो इधर उधर देख के पूछता है कि किसने उसके साथ बात की अभी अभी। तभी वो आदमी यहाँ पे फिर से वैनवू को कहता है कि इतना ज्यादा इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, वो कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज वो इस ट्रेजर ट्रोव का गार्डियन है। अब ये सुन के वैनवू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज उसके प्रीवियस लाइफ में उसने कभी भी एक ट्रेजर ट्रोव के गार्डियन के बारे में नहीं सुना था। तभी यहाँ पे वो गार्डियन कहता है कि वो लोग आउटसाइड में है, मतलब वो 4 लोग, वो यहाँ पे वैनवू एंड इस गार्डियन का जो बात है वो नहीं सुन सकता। तभी गार्डियन भी यहाँ पे वैनवू के मन में कहता है कि वैनवू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, बिकॉज उसे यहाँ पे पता है कि इस गेट को डीमन गेट कहा जाता है। तभी गार्डियन भी यहाँ पे वैनवू को कहता है तो उसे जरूर से ये भी पता होगा कि ये लास्ट लेवल क्या मीन करता है एक प्लेयर के लिए। तभी वो गार्डियन यहाँ पे वैनवू को थोड़ा सा रिमाइंड कर देता है कि इस गेट के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर सील किया गया है एंड अभी के लिए वैनवू का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका 10% चांस है इस मॉन्स्टर को हराने का। अब ये सुन के वैनवू पूछती क्या सिर्फ
10%। अब यहाँ पे जो गार्डियन है ये वैनवू को कहता है कि वो अगर इस मॉन्स्टर को मार नहीं पाएगा तो वो कैसे ट्रेजर को लेगा, तो वो यहाँ पे प्रिपेयर रहे आइदर इस मॉन्स्टर को मारने के लिए और खुद मर जाने के लिए। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि उस डिमन समनिंग गेट से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मस्कुलर डिमन बाहर निकलता है, जिसे देख के वैनवू थोड़ा सा घबरा जाता है, बिकॉज ये जो डिमन था ये अंडरवर्ल्ड का किंग था। अब यहाँ पे जो गार्डियन है वो थोड़ा सा इस डिमन के बारे में डिस्क्राइब करने लगती है, कैसे ये जो डिमन है ये एक एंशियंट डिमन बीस्ट है जिसको कंट्रोलर ऑफ द डिमन वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब वो यहाँ पे वैनवू को कुछ स्मॉल टिप्स देता है इस डिमन के बारे में। इस डिमन का जो एट्रीब्यूट्स है वो 20 से ज्यादा है। इसके पास एक एसएस रैंक का स्किल है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर 30 सेकंड्स तक ये मॉन्स्टर खुद की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है तो वो जिस किसी चीज को टच करेगा वो उसी टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कोई भी डिफेंसिव आइटम्स या फिर अटैकिंग आइटम्स, इवन शील्ड भी उसके इस अटैक से वैनवू को बचा नहीं सकता अगर वैनवू यहाँ पे टच कर जाए तो। अब गार्डियन भी यहाँ पे कहता है कि उसने एनफ टिप्स वैनवू को दे दिया, ऐसे अभी वैनवू इस मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए तैयार है। तभी हमें दिखा जाता है कि वो मॉन्स्टर वैनवू के पास दौड़ दौड़ के आने लगता है उसके ऊपर अटैक देने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर हवा में जंप करके बहुत ही ज्यादा तेजी से जमीन के ऊपर एक पंच मारता है। वैनवू उस पंच का डायरेक्ट हिट को डॉज करके थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। इस मॉन्स्टर का जो एसएस रैंक का एबिलिटी है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अभी वैनवू को 30 सेकंड तक इस मॉन्स्टर का हर एक अटैक को बर्दाश्त करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ इस मॉन्स्टर का कोई भी बॉडी पार्ट को वैनवू को डॉज करना पड़ेगा जिससे उसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना मिले। अब ऐसे ही करते करते वैनवू इस मॉन्स्टर का बहुत सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। इस मॉन्स्टर का हर एक अटैक पहले वाले अटैक से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट फिर भी वैनवू यहाँ पे हार नहीं मानता एंड वो अटैक्स को बार बार डॉज करता है खुद के स्पीड एंड एजाइल बॉडी की वजह से। अब वैनवू यहाँ पे देखता है कि उसका स्पीड एंड एजाइल बॉडी होने के बावजूद भी इस रिंग का जो साइज है वो इतना ज्यादा छोटा है कि वैनवू खुद की एबिलिटीज को पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर सकता एंड वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर के हर एक अटैक्स को ठीक तरीके से डॉज भी नहीं कर पा रहा। तभी हमें दिखा जाता है कि सिर्फ 6 सेकंड बचा हुआ है। वैनवू को सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड तक इस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ेगा। तभी वैनवू यहाँ पे फिर से एक सोल स्ट्राइक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर, बट उसका इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। अब वैनवू भी यहाँ पे ये देख के समझ पाता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर कोई सोल नहीं है। तभी गार्डियन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, मॉन्स्टर का कोई भी सोल नहीं है एंड उसका जो हर एक मेमोरीज था वो सब कुछ गार्डियन ने इस बॉडी से रिट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो ह्यूमन का डिसइंटीग्रेट करने वाला स्किल है ये 30 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डीमन फिर से उसके इस अटैक को 30 मिनट्स बाद यूज करेगा, तो इस टाइम के अंदर ही वैनवू को इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। तभी 3-2-1 करते करते मॉन्स्टर का जो स्किल का टाइम लिमिट है वो खत्म हो जाता है। वैनवू यहाँ पे डॉज कर ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच वैनवू को लग जाता है। अब इससे वैनवू डिसइंटीग्रेट तो नहीं होता बट उसे थोड़ा बहुत इंजरीज आता है, बट अभी वैनवू के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज है बिकॉज वैनवू अभी हेड ऑन फाइट ले सकता है इस मॉन्स्टर से। अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है वैनवू के साथ, वो उस वाले एंशिएंट डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। अब उसका एक बहुत ही जोरदार पंच वैनवू को लगता है, बट उस एंशिएंट डीमन का जो डिसइंटीग्रेट करने वाला स्किल था वो ऑफ होने की वजह से वैनवू यहाँ पे मरता नहीं, बट इस पंच की वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड दूर जाके गिरता है। वो खुद के दिमाग में सोचता है कि यहाँ पे अच्छा हुआ कि इस डीमन का जो डिसइंटीग्रेट करने वाला स्किल है वो ऑफ हो चुका है, तो अभी वो इस बीस्ट से हेड ऑन फाइट ले सकता है। लकीली उसके पास एक एफ रैंक का जेट था जिसके हेल्प से वो इस डीमन बीस्ट का जो अटैक था उस अटैक को ब्लॉक कर पाया एंड उसे उतना ज्यादा इंजरी नहीं हुआ है उस अटैक से। अब ये जेट को वैनवू सिर्फ और सिर्फ 10 बार तक यूज कर सकता है एंड ऑलरेडी इस डीमन बीस्ट ने उसे एक बार हिट कर लिया है, तो अभी उसके पास सिर्फ 9 चांसेस ही बचा हुआ है, तो उसे बहुत ही जल्दी इस डीमन बीस्ट को यहाँ पे मारना पड़ेगा। अब वैनवू के मुंह से अभी से ही ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो खुद के एक्स को भी रेडी करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। अब हेड ऑन फाइट करने की वजह से वैनवू को बहुत सारा हिट्स यहाँ पे उस मॉन्स्टर की तरफ से भी लगता है जिसकी वजह से वो इंजर्ड होता है। अब इन सारे अटैक्स को ब्लॉक करने की वजह से ये जेड भी धीरे धीरे टूट रहा था। अब वैनवू भी कहता है यहाँ पे कि इवन दो इस एंशिएंट बीइंग का जो डिफेंसेस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अटैक को बर्दाश्त कर सकता है, फिर भी वैनवू अगर एक ही स्पॉट में बार बार इस एंशिएंट बीट के ऊपर अटैक करने लगे तो वो यहाँ पे इस बीस्ट को एक बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी दे सकता है जिसकी वजह से वो मारा जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि इस एंशिएंट बीस्ट के आर्मर के ऊपर एक
कमजोर स्पॉट है जहाँ पे एक क्रैक टाइप का बना हुआ है। तभी वो खुद का फुल पावर को गैदर करके खुद के एक्स को स्विंग करके उसी क्रैक के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है। बट ये एंशिएंट बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से वैन वू के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे इंजरी तो होता है, उसके साथ साथ उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। बट इसी दौरान वैन वू ने सक्सेसफुली उस कमजोर स्पॉट में के एक्स के हेल्प से इस एंशिएंट डीमन बीस्ट को इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था कि ये वहीं पे मर जाता है। अब ये लेवल क्लियर करने के बाद जो गार्डियन था वो भी यहाँ पे वैन वू का तारीफ करता है। वो तभी वैन वू के ऊपर एक हीलिंग लाइट को अप्लाई करता है, जिसके हेल्प से वैन वू का सारा जो वुंड्स था वो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो गार्डियन भी यहाँ पे कहता है कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैन वू ने यहाँ पे एक डीमन बीस्ट को इतनी ज्यादा इजीली मार देगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को। अब ये जो बच्चा है यही है इस पूरे के पूरे ट्रेजर लैंड का जो गार्डियन। वो अब ये गार्डियन यहाँ पे खुद को रिवील कर देता है वैन वू के सामने। वैन वू तो ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब वो बच्चा यहाँ पे वैन वू को कहता है कि वैन वू को इतना ज्यादा सरप्राइज होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये गार्डियन ही इस जो एरिया है इसका ओनर है, मतलब ये उसका टेरिटोरी है, तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। अब वैन वू भी यहाँ पे गार्डियन को पूछता है कि वो एग्जैक्टली कौन है। अब वो गार्डियन यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है कि उसका नाम है एल्काडा। वो असलियत पे 195 ट्रेजर ट्रोव का गार्डियन है। अब ये गार्डियन सुन के वैन वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी एल्काडा भी यहाँ पे कहता है कि ये सारे के सारे जो ट्रेजर ट्रोव्स है वो कोई ना कोई गार्डियन गार्ड करता है। ऑफ कोर्स जो बिग गार्डियन ट्रोव्स है हाई रैंकिंग वाला उनमें ही गार्डियन रहता है, बाकी सब नॉर्मल ट्रेजर ट्रोव्स है। अब यहाँ पे इन सारे के सारे गार्डियंस का एक रेगुलेशन भी है कि वो कभी भी कोई सर्वाइवर को खुद का चेहरा नहीं दिखा सकता। बट यहाँ पे एल्काडा को वैन वू बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, इसीलिए उसने इस रेगुलेशन को तोड़ के यहाँ पे खुद को रिवील किया। अगर वो यहाँ पे रिवील नहीं करता तो वैन वू को कभी पता ही नहीं चलता कि इन सारे ट्रेजर ट्रोव में कोई गार्डियन रहता है। अब ये सब सुन के वैन वू यहाँ पे उससे पूछता है कि उसे तैयार किसने किया। तो यहाँ पे एल्काडा भी कहता है उसको तैयार करने वाला एक ऑलमाइटी मास्टर है जो इन सारे के सारे सिस्टम्स, वर्ल्ड्स, क्रिएचर्स सबको कंट्रोल करता है, सबको क्रिएट करता है। अब वैन वो यहाँ पे ये भी पूछ रहे थे कि ये मास्टर फिर कौन है। अब ये सुन के एल्काडा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इतना ज्यादा ऑथोरिटी अभी तक वैन के पास नहीं आया कि वो ये सारे क्वेश्चंस एल्काडा के पास से पूछ ले। अब यहाँ पे वैन वो एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन होता है, जैसे कि वो यहाँ पे क्यों आया है, ये सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आए, या फिर ये गार्डियन भी क्या है। अब ये सुन के एल्काडा भी यहाँ पे वैनवू को कहता है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स वो इतने सारे क्वेश्चन का जवाब अभी के लिए वैनवू को नहीं दे सकता, बिकॉज इतना जल्दी वैनवू को अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो उसके लिए ही बहुत ज्यादा बुरा है। तो एल्काडा अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन को वैनवू के सामने रिवील नहीं करेगा। अब ये सब सुन के वैनवू थोड़ा सा तो यहाँ पे गुस्सा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता बिकॉज ये गार्डियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो यहाँ पे उस गार्डियन को पूछ लेते कि उसका रिवॉर्ड कहाँ पे है। वो उस रिवॉर्ड को लेके अभी जाना चाहता है यहाँ से। अब वो गार्डियन भी ये सुन के खुद के ट्रेजर स्पेस से एक पेपर को लाके बाहर निकलता है एंड वो वैनवू को दे देता है। वैनवू ये देख के सोचते कि ये क्या कोई ट्रेजर है। तो यहाँ पे एल्काडा भी कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पेपर में बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ है इस वर्ल्ड के बारे में, एंड यहाँ पे वैनवू को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब वैनवू इस पीस ऑफ पेपर को पढ़ ही रहा था, तभी वो समझ पाता है कि ये पीस ऑफ पेपर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगमेंट है एक बहुत बड़े स्क्रोल का। तो वो गार्डियन को पूछ लेते कि इसका बाकी सारा जो हिस्सा है मतलब फ्रेगमेंट्स वो उसे कहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे गार्डियन भी वैनवू को कहता है कि उसने ऑलरेडी खुद को प्रूव कर लिया है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर के हिसाब से, बिकॉज उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंशिएंट बीस्ट को मारा है। इसी वजह से वो गार्डियन यहाँ पे वैनवू को सेकंड रैंक देता है उन सारे के सारे ह्यूमंस के बीच में जिसने यहाँ पे कोई ना कोई इस तरीके का स्ट्रॉन्ग फीट को अचीव किया है। अब ये सुन के वैनवू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसके पहले भी फर्स्ट रैंक पे कोई और ह्यूमन है। तभी गार्डियन भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ उससे पहले भी एक और ह्यूमन है जो फर्स्ट रैंक में अभी के लिए है। तभी गार्डियन को पूछता है कि इन सारे सीरियल रैंक्स का उसको फायदा क्या मिलेगा। अब ये जो सीरियल रैंक है इसके बारे में गार्डियन वैनू को समझाता है कि ये क्रिएट किया गया है उन सारे ह्यूमंस के लिए जो बहुत सारे यूनिक फीट्स को खुद के लाइफ में अचीव किए हैं। मतलब वो सारे के सारे ह्यूमंस जो इस सीरियल रैंक पे रहेगा वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एंड इस सीरियल में रैंक में रहने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स भी प्लेयर को मिलता है, वो है कोई भी ट्रेजर लैंड पे जाने के बाद वहाँ पे अगर कोई गार्डियन के साथ वो बात करे तो वो गार्डियन यहाँ पे उस प्लेयर को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब उस प्लेयर को थोड़ा बहुत गार्डियन से फेवर मिलेगा।
तभी वैनवू के हाथ से वो जो पेपर था वो डिसअपियर होके एक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब वैनवू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था इन सारे के सारे रिवॉर्ड्स को लेके। अब इन सारे फैसिलिटीज को पाने के बाद वैनवू के पास एक छोटा सा हैक आ चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा आसानी से फ्यूचर में ट्रेजर लैंड में घुस के बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स को कलेक्ट कर पाएगा। अभी ये सारा का सारा चीज लेके वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होने लगता है इस बैटल ग्राउंड से बाहर। अब इस डीमन बीस्ट से लड़ने के टाइम पे वैनवू का बहुत सारा आर्टिफैक्ट जो उसे यहाँ से मिला था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे कि वो जेट एंड और भी कुछ डिफेंसिव आर्टिफैक्ट। बट उसके पास अब भी एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल एंड स्टोरेज रिंग था जो फ्यूचर में वैनवू को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला था। इसीलिए ये जो ट्रेजर लैंड का मिशन था इससे वैनवू को बहुत सारा प्रॉफिट्स भी हुआ है। अब इस ट्रेजर लैंड से बाहर निकलने के बाद ही वैनवू को वो चारों बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। वो यहाँ पे वैनवू को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वो चारों वैनवू की टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। बट वैनवू यहाँ पे थोड़ा सा खुद के ही दिमाग में सोचते हैं कि ये लोग क्या मेरे ऊपर अटैक करेंगे। पर वो थोड़ा बहुत और देखने के बाद वैनवू समझ पाता है कि ये लोग यहाँ पे उसके पावर को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, इसीलिए वो लोग वैनवू के टीम में आना चाहते थे। बट वैनवू उनका ये जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर देता है एंड उन लोगों को कहते हैं कि उसे इस जैसे कमजोर टीममेट्स का कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के उस जुड़वा भाई में से एक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वैनवू के ऊपर अटैक करने का सोचता है। बट उसका जो दूसरा भाई था वो यहाँ पे उसको रोक देता है एंड टीम लीडर भी यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वैनवू यहाँ पे उन चारों को उसके टीम में ज्वाइन नहीं करना चाहता तो अभी वो लोग यहाँ से सेपरेटली जा सकते हैं। तो वैनवू भी इससे एग्री हो जाता है एंड वो चारों फिर ट्रेजर लैंड के पोर्टल से बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पे उन दो जुड़वा भाइयों में से एक बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो बाहर निकलते ही खुद के बॉस को कहता है कि यहाँ पे वो लोग इस ट्रेजर लैंड पे गए तो थे बट उनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उस लड़की की वजह से। उसने उस ट्रेजर लैंड का सारा वैल्यूएबल ट्रेजर्स खुद के पास रख लिया है। क्या वो लोग यहाँ पे उस लड़के के ऊपर एम्बुश करके उसका सारा ट्रेजर्स छीन नहीं सकते? अब वो ये बात कर ही रहा था तभी अचानक से उसके पीछे से एक बहुत बड़ा वुल्फ टाइप क्रिएचर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो लड़का यहाँ पे क्रिएचर से बहुत ज्यादा घायल भी हो गया था। तभी वहाँ पे वैनवू भी बाहर निकलता है। वैनवू बाहर निकलते ही देखता है कि वही वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए इस ट्रेजर पोर्टल के बाहर खड़ा हुआ था। अब वो इस बीस्ट को देख के थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, इसीलिए उसने उतने दूर से वैनवू का पीछा यहाँ तक किया। अब बाकी तीन लोग भी यहाँ पे इस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट ये बीस्ट डायरेक्टली वैनवू के ऊपर जाके अटैक करता है। वैनवू का पावर पहले से बहुत ज्यादा हो गया था तो अभी वो उसके पावर को अनलीश करके इस वुल्फ के साथ डायरेक्टली फाइट लेने का सोचता है। यहाँ पे वैनवू अटैक भी करता है बट वो अटैक वुल्फ भाप लेता है एंड उसे डॉज भी कर देता है। एंड उसके बाद इस वुल्फ का एक और एस रैंक एबिलिटी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वुल्फ खुद के हर एक एरिया को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से स्काउट कर सकता था एंड खुद के एनिमीज का कमजोर पॉइंट को ढूंढ सकता था। एंड इसकी वजह से वुल्फ और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अभी वैनवू भी खुद का बाकी पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड इस वुल्फ से हेड ऑन फाइट लेने लगता है। अब वैनवू यहाँ पे इस वुल्फ बीस्ट को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था बट इस वुल्फ बीस्ट का जो पावर्स था स्किल वो वैनवू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वैनवू को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हो रहा था इस बीस्ट से फाइट करने के लिए। उसने इस बीस्ट के ऊपर भी एक सोल अटैक किया था बट फिर भी ये बीस्ट खुद के अटैक को जारी रखता है, मतलब इसका डिफेंसेस जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट तभी अचानक से ये वुल्फ वहां से भागने लगता है कोई रीजन की वजह से। ये देख के वैनवू भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों ये बीस्ट यहाँ पे वैनवू को देख के भाग गया। तभी वो ये कंक्लूजन में पहुंचते कि शायद से वैनवू का जो सोल अटैक है उसका इफेक्ट अभी इस बीस्ट के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से वो रिकवर करने के लिए भी रिट्रीट किया है वैनवू के पास से। अब ये देख के वैनवू भी कहता है कि अभी के लिए वो इस बीस्ट के बारे में भूलना चाहता है एंड आज के दिन वो इस बीस्ट को छोड़ रहा है बट बाद वाले टाइम पे वो जरूर से इस बीस्ट को मार डालेगा। अब वैनवू यहाँ पे इसके बाद फिर से भागने लगता है एंड वो एक नियर बाय एक्सचेंज पिलर के पास जाना चाहता है बिकॉज अभी उसे और थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, जिसकी वजह से उसे एक्सचेंज पिलर की हेल्प की जरूरत है। वो अभी खुद के लेवल को लेवल 2 में असेंड करना चाहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है जो सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। थोड़ी देर तक उस एरिया पे रुक के वो देखने लगता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखते हैं वही वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के आ रहा था। बट थोड़ा बहुत और देखने के बाद वो समझ पाता है कि ये वुल्फ उसके पास से भाग जाता है। देख के वो भी हैरान हो गया था कि यहाँ पे ये वुल्फ कर क्या रहा है। तभी वो देख पाता है कि उस वुल्फ के पीछे सिम्बा यानी कि जो लायन है वो पड़ा हुआ था। अब ये लायन भी इस वुल्फ के ऊपर बहुत सारा फायर टाइप लेजर भी फोड़ने लगता है खुद के आंखों से। बट इन सारे के सारी चीजों को ये वुल्फ डॉज भी कर लेता है। तभी वैनवू के ऊपर भी सिम्बा अटैक करता है बट वैनवू भी इसे डॉज करके ये सोचते कि सिम्बा ने उसे देखा कैसे। अब वैनवू अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि सिम्बा जैसे बीस्ट के साथ वो फाइट कर सके, इसी वजह से वो यहाँ से रिट्रीट करके नियर बाय एक्सचेंज पिलर के पास जाने का सोचता है। वो जितनी जल्दी हो सके दौड़ के उस एक्सचेंज पिलर के पास पहुंचता है। सिम्बा उसका पीछा तो करता है बट वैनवू यहाँ पे बहुत ही तेजी से लड़के पास पहुंच के खुद के असेंडिंग का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दे। इसकी वजह से वैनवू इस पिलर के अंदर एक सेफ स्पेस में
टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देख के सिम्बा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बिकॉज उसका जो टारगेट था वो उसके हाथों से चूक गया था इसीलिए। बट तभी वो उस वुल्फ को देखता है, तो अभी सिम्बा का नेक्स्ट टारगेट था ये वुल्फ। तभी सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वैनू खुद का जो असेंडिंग प्रोसेस है उसके वजह से एक प्राइवेट स्पेस में आ चुका है, जहाँ पे उसे कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे आते सिस्टम उसे कहता है कि असेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तभी वहाँ पे एक पावरफुल म्यूटेटेड रैबिट क्रिएचर आ जाता है, जिसके साथ वैनू को फाइट करके उसे मारना है। इसके बाद ही वैनू खुद का जो लेवल 2 असेंडिंग है वो कंप्लीट कर पाएगा। अब इतनी जल्दी असेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से वैनू खुद के वेपन्स को रेडी कर लेता है इस रैबिट से फाइट करने